ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन आपके सिलेबस वाइज कुछ और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो हुड भी बोलते हैं, लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको अपन एलएफ भी बोलते हैं ना। तो मेनली क्या होता है कि जो कल्चर मीडिया से रिलेटेड वर्क होते हैं या कहीं भी अपन को एक्सप्लांट्स वगैरह पे काम करना है, टिश्यू कल्चर पे काम करना है, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे माइक्रोब्स नहीं हो, माइक्रोब्स फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो वो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो लेमिनार एयर फ्लो फुलफिल करता है। तो एक खास प्रकार का स्पेस होता है जो एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करता है। तो इसको अपन क्लीन बेंच भी बोलते हैं और टिश्यू कल्चर हुड भी बोलते हैं। पैथोलॉजी की बात हो या बायोटेक की बात हो, टिश्यू कल्चर की बात हो, तो कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट या वर्क प्लेस या स्पेस अपन को चाहिए होता है, तो वो हम लेमिनार एयर फ्लो से काम में लेते हैं कि वहाँ ये हमें प्रोवाइड कराता है। देखो, प्रिंसिपल इसका जो है कि लेमिनार एयर फ्लो जो चैम्बर होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेमिनार एयर फ्लो एंड हैपा फिल्ट्रेशन। देखो, लेमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है कि एयर इज ड्रॉन इन एंड पुश आउट ऑफ ए हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर। यानी कि एक फिल्टर होता है जिसको अपन हैपा फिल्टर बोलते हैं। उस हैपा फिल्टर में से जो एयर है वो फिल्टर होकर के आती है यूनिडायरेक्शनल पैरेलल टू द स्ट्रीम लाइन, है ना, इसीलिए अपन को लेमिनार फ्लो बोलते हैं। दिस कांस्टेंट स्मूथ फ्लो ऑफ क्लीन एयर स्वीप पार्टिकल्स आउट ऑफ द वर्क प्लेस प्रिवेंटिंग कॉन्टामिनेशन फ्रॉम द एम्बियंट एयर। तो जो एक हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर से जब एयर आती है तो वर्क प्लेस के ऊपर जितने भी माइक्रोब्स हैं, जो भी पार्टिकुलेटेड मैटर्स होते हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में जब लगातार कंटिन्यूस एयर आती है तो वो सारे वाइप ऑफ हो जाते हैं। हैपा फिल्टर जो कि यहाँ पे मेन कंपोनेंट होता है वो एक्चुअल में 99.97% जो एयरबोर्न पार्टिकल्स जिनकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर जितनी होती है उनको वो आउट कर देता है। हाँ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो हैपा फिल्टर है उसका जो फिल्ट्रेशन है कि वो 0.3 माइक्रोमीटर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको लगभग 99.97% एफिशिएंटली उसको वो फिल्टर कर देता है। जैसे कि फंगस के स्पोर्स हैं वो इसी साइज के होते हैं, बैक्टीरिया हैं वो इसी साइज के होते हैं। तो वर्क प्लेस के ऊपर बिल्कुल से स्टाइल एनवायरनमेंट है वो एयर के थ्रू क्रिएट होता है। वर्किंग का मतलब जब हम यहाँ पे काम करते हैं उससे है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो स्पेस है वो एयरपुल स्पेस है, पासिस थ्रू द प्री फिल्टर और बाद में हैपा फिल्टर से एयर जाएगी। तो रिजल्टिंग स्टाइल एयर फ्लो कि जहाँ अपन काम करते हैं हुड के नीचे वहाँ पे एकदम से स्टाइल और कंटिन्यूस एयर फ्लो है वो मेंटेन होता है। तो यहाँ से आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक वर्क प्लेस होता है जहाँ पे अपन काम करते हैं। ये यहाँ का वर्क प्लेस होता है जहाँ अपन काम करते हैं। और यहाँ कॉन्टामिनेशन को बैक्टीरियल जो कॉन्टामिनेशन उसको रोकने के लिए यूवी लाइट भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। यूवी लाइट से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं हम उनको डैमेज कर सकते हैं, स्टराइज कर सकते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो तो जैसे आपका टिश्यू कल्चर की बात होगी तो वहाँ पे या पैथोलॉजी में अपन को लेना होता है कि आपको कहीं भी कॉन्टामिनेशन फ्री कुछ भी कल्चर कराना है तो हम लेमिनार एयर फ्लो ही काम में लेते हैं। हैपा फिल्टर का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको जरूर से तैयार करनी है। तो देखिए, आपको एसेप्टिक ट्रांसफ़र करना हो, है ना, जैसे टिश्यू कल्चर की बात आती है तो कोई एक्सप्लांट आपको ट्रांसफ़र करना है, कल्चर मीडिया आपको ओपन करना है, यूज़ करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हम एसेप्टिक कंडीशन में ही करते हैं। आइसोलेशन और प्लेटिंग करना हो, मीडिया प्रिपरेशन करना हो, तो सारे जो वर्क हैं वो कॉन्टामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में करने होते हैं और लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर हमें
सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में हम जा सकते हैं कि लेमिनार एयर फ्लो जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उनको अपन कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो और वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। तो एयर फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो बैक टू फ्रंट आती है, यानी कि पीछे से सामने की तरफ हवा आती है, और यहाँ पे जो एयर है वो टॉप टू बॉटम की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है वर्टिकल में। फिल्टर प्लेसमेंट जो है वो बैक वॉल में होता है, यहाँ पे फिल्टर प्लेसमेंट है वो ऊपर की वॉल में होता है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और है ना, एज अ फास्ट एयर द प्रोडक्ट रिसीव स्ट्राइक, क्योंकि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पीछे से हवा आती है, और यहाँ पे जो भी चैम्बर के अंदर जितने भी कॉन्टामिनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एयर से वाइप आउट हो जाते हैं। ऑपरेशन सेफ्टी जैसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और स्पेस रिक्वायरमेंट मोर डेप्थ, और यहाँ पे लेस फ्लर स्पेस, क्योंकि वर्टिकल है तो वर्टिकल में आपको जो वर्टिकल स्पेस है वो काउंट करना होता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर आगे तक आप कितना स्पेस कहाँ मिलेंगे वो काउंट करना होता है। तो हॉरिजॉन्टल लेमिनार फ्लो भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं। देखो इसके बाद में लेमिनार एयर फ्लो को कैसे काम में लेते हैं, उसके ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ पैरामीटर, जैसे कि अपन को सबसे पहले तो इसको प्रिपेयर करना होता है कि टर्न और द ब्लोवर और 15 से 30 मिनट के लिए कि हम वहाँ पे काम करेंगे, उससे पहले हमें वहाँ पे जो ब्लोवर है, यानी कि हवा जो स्टार्ट होती है उसको हमें पहले चालू करना पड़ता है। फिर हमें डिसइंफेक्शन करना होता है, 70% इथेनॉल या हम आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करके पूरा जो चैम्बर है उसको कॉटन से अपन पूरा साफ करेंगे, वो डिसइंफेक्शन कहलाता है। फिर हम वहाँ पे यूवी लाइट यूज़ करेंगे कि मैनी यूनिट्स हैव यूवी जर्मिसाइडल लैम्प, है ना, जहाँ पे हम इसको 15 से 30 मिनट के लिए ऑन करते हैं, लेकिन हम जब भी काम करते हैं उस समय पे यूवी लाइट बंद होती है, क्योंकि अगर हम यूवी की प्रेजेंस में काम करेंगे तो हमारे अंदर म्यूटेशंस हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशंस हैं वो म्यूटेशंस कॉज करती हैं। तो केवल काम करने से पहले चैम्बर को स्टरलाइज करने के लिए यूवी लैंप्स हैं वो ऑन की जाती हैं। फिर एसेप्टिक टेक्निक्स हैं वो हम सारे काम में लेते हैं। फिर जो टर्बुलेंस है ना, उसको अपन मैक्सिमम अवॉइड करते हैं, और यहाँ पे कोई बंसर जो बर्नर्स वगैरह हैं उन सबको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, इनसाइड चैम्बर के अंदर हम काम में नहीं लेते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशनल प्रैक्टिसेज हैं वो भी अपन ध्यान देंगे। तो यूवी लाइट का थोड़ा सा हो सकता है, एक डिसइंफेक्शन के लिए अपन जो इथेनॉल काम में लेते हैं, आइसोप्रोपेनॉल काम में लेते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो भी आपका सैंपल होता है उस सैंपल के अंदर जो भी कंपाउंड, वो कंपाउंड कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके एब्जॉर्बेंस को डिटेक्ट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज़ ए फंडामेंटल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट इन द प्लांट पैथोलॉजी एंड बायोलॉजी यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, जो आपका मॉलिक्यूल या तो एब्जॉर्ब करता है या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सैंपल में से पास हो जाती है, उसको अपन ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ट्रांसमिट लाइट कितनी है उसको भी मेजर करता है, एब्जॉर्ब कितनी होती है उसको भी मेजर करता है। तो एब्जॉर्बेंस को भी बताता है और ट्रांसमिशन को भी बताता है। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर आधारित इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये रूल अपन को क्या कहता है कि द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना, जो भी हमारा सैंपल होता है कि सैंपल ने कितना लाइट सोखा, दैट इज एब्जॉर्बेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या आपके सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और आपने जो ट्यूब यहाँ पे सैंपल को फिलअप करने के लिए जो क्यूवेट ट्यूब ली है उनकी लंबाई क्या है, इनकी पाथ की लंबाई क्या है। जैसे मान लो अपन यहाँ पे क्यूवेट लेते हैं, क्यूवेट बोरोसिलिकेट की ट्यूब्स होती हैं, तो इन ट्यूब्स की लंबाई कितनी है, यानी कि आपकी लाइट है वो कितनी दूरी ट्रैवल करती है, तो ये लेंथ, और दूसरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन।
तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन की लंबाई, सॉल्यूशन की लंबाई का मतलब ट्यूब की लंबाई है, दोनों काम में आते हैं, उसके आधार पे ये मशीन काम करती है। लाइट का जो सोर्स होता है वो हम यूजुअली जो यूवी लाइट है, विजिबल है, या एनआईआर स्पेक्ट्रम है, वो काम में रहते हैं। फिर एक मोनोक्रोमेटिक फिल्टर है जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को स्पेसिफिकली जाने देता है, बाकी लाइट को वो सोख लेता है। फिर हमारा सैंपल भरने के लिए जो ट्यूब्स होते हैं उनको क्यूवेट बोला जाता है। तो ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो अपन सैंपल को क्यूवेट के अंदर फिल करते हैं। क्यूवेट क्या होता है? बोरोसिलिकेट से बना हुआ एक कांच का छोटा सा वेसल होता है जिसमें सैंपल है वो फिल किया जाता है। उसके बाद में लाइट उसमें से जाएगी और सामने जो डिटेक्टर होता है वो उस लाइट को क्या करता है? रीड आउट करता है। तो ट्रांसमिशन को भी वो पढ़ता है और कितनी लाइट सॉल्यूशन ने सोख ली, यानी कि वो एब्जॉर्बेंस होता है, उसको भी वो मेजर करता है। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्स द इनिशियल लाइट इंटेंसिटी I0 टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल। इस सैंपल से होने के बाद में, सैंपल से गुजरने के बाद में कितनी लाइट पहुंच रही है, बिना सैंपल के कितनी पहुंच रही है, उसके आधार पे वो एब्जॉर्बेंस बताता है। द रिजल्टिंग एब्जॉर्बेंस ए इज रीडिंग इज यूज बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ए क्या होता है? एब्जॉर्बेंस। ए का मतलब एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग 10 और I इंटू I10। तो बियर लैम्बर्ट जो लॉ है उसके ऊपर ये काम करता है। एब्जॉर्बेंस और जो ट्रांसमिशन है दोनों ये बताता है। यहाँ पे आप मशीन को देख सकते हैं। ये तो आप सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे यहाँ तो रीडिंग्स आती है एब्जॉर्बेंस की। यहाँ से आप जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है नैनोमीटर उसको एडजस्ट करते हैं और यहाँ हमारा जो सैंपल है वो फिल किया जाता है। यानी कि जो क्यूवेट है वो क्यूवेट हमारी यहाँ पे लोड होती है। क्यूवेट का चैम्बर होता है अंदर, यहाँ क्यूवेट रखी जाती है। हाँ, ये इसका स्कीम है कि काम कैसे करता है कि एक लाइट का सोर्स होता है, फिर एक अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए क्या करेंगे कि हम प्रिज्म यूज़ करते हैं, फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है वो हम डालते हैं और फिर क्यूवेट में से वो लाइट है वो पास होती है। सामने डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट करता है और वो हमें डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देती है। तो ये तो रहा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। फिर एप्लीकेशन आती है कि हम इसको काम में कैसे कैसे ले सकते हैं। एक तो होता है कि क्वांटिफाइंग माइक्रोबियल इनोकुलम। तो जो गदलापन होता है, क्योंकि अगर आपके पास जो भी सैंपल है उसमें कोनिडिया है, स्पोर हैं, बैक्टीरियल सेल है, तो वो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं। जो सॉल्यूशन की जो क्लैरिटी है वो कम हो जाती है, गदलापन ज़्यादा होता है ना, तो उसको अपन टर्बिडिटी बोलते हैं। This is one of the most common application where a suspension of fungal spores, bacterial cell is prepared to inoculate a plant. The suspension looks cloudy, यानी कि थोड़ा सा वो धुंधला दिखता है। तो the particles scatter the light, which is measured as absorbance, often called optical density OD. तो जो काउंट है वो हमें उससे पता लग जाता है कि हम हमारे सैंपल में स्पोर्स का नंबर, सेल्स का नंबर ये ऑप्टिकल डेंसिटी से निकाल सकते हैं। जैसे मेथड की बात करें, द एब्जॉर्बेंस इज टिपिकली मेजर्ड एट ऑप्टिकल डेंसिटी एट 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट अपन यूज करते हैं, फिर हम ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं फॉर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ और स्पेसिफिक वेवलेंथ फॉर फंगल स्पॉर्स, जो कि नॉर्मली 340 नैनोमीटर हो सकती है या 530 नैनोमीटर की लाइट हो सकती है। उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक प्रकार का कोलैबोरेशन कैलिब्रेशन होता है कि स्टैंडर्ड कर्व हम तैयार करते हैं बाय मैनुअल काउंटिंग द सेल, है ना, यूजिंग ए हेमेटोसाइटोमीटर फॉर सेवरल डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड कोरिलेटिंग दोज काउंट टू देयर कोरस्पॉन्डिंग ओडी वैल्यूज। तो जैसे मान लो आपके पास कोई नॉन सॉल्यूशन है सेल्स का, उसका ओडी निकाला, फिर दूसरे नॉन सॉल्यूशन का निकाला, तो पहले से जो हमें पता होता है नंबर का, ऐसे सॉल्यूशंस के हम ओडी निकाल के ग्राफ बनाते हैं ताकि फिर हमारे सैंपल का ग्राफ वैल्यू जो भी होता है वो हम उसे एनालाइज कर पाते हैं। तो वंस द स्टैंडर्ड कर्व इज मेंटेन, द ओडी ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि जो भी आपका सॉल्यूशन है, कैन बी क्विकली रीड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट इनोकुलम कॉन्सेंट्रेशन। तो 10⁶ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम स्पोर्स को पर ml के अंदर यहाँ से काउंट कर सकते हैं।
तो कॉन्टामिनेंट्स की जो डेंसिटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो हम ओडी से निकालते हैं। ऐसे क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स का भी, है ना। जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनका क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं, पिगमेंट्स का कर सकते हैं, है ना। कोई ऐसे है वो कर सकते हैं। तो लेकिन जो भी अपन काम में लेंगे उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वही लाइट हमें काम में लेना होता है। ऐसे प्लांट डिजीज हैं, उनके डायग्नोज करने के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैन बी यूज टू ट्रैक चेंजेस इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री और कलर एज ए डिजीज प्रोग्रेस। तो ऐसे अपन नेक्स्ट जो अपरेटस है उसकी बात करेंगे, और ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो ये भी बहुत ही कॉमन सा एक एप्लीकेशन होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम जो मेनली जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को अपन सेपरेट करते हैं उनकी मोबिलिटी के बिहाफ के ऊपर। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस इन प्लांट पैथोलॉजी इज ए क्रिटिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, प्रोटीन, आइसोजाइम्स, एंजाइम्स, उन सब के लिए अपन काम में लेते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सैंपल, है ना, प्लांट सैंपल जो भी है, एंड देयर पैथोजन। It is essential for plant pathogen detection, genetic typing, and studying host pathogen interactions. The separation is achieved by applying an electric field. तो सेपरेशन है वो चार्ज के बिहाफ के ऊपर किया जाता है, ड्राइव चार्ज मॉलिक्यूल थ्रू ए पोरस जेल मैट्रिक्स। तो एक जो मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू अपन सेपरेशन करेंगे, उसमें पोर्स होते हैं। पोर साइज को अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैट्रिक्स के आधार पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, और फिर जो हमारे जो भी सैंपल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनके प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ के ऊपर सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टिपिकल यूनिट है उसको दिखाया गया है कि सैंपल वेल्स होती हैं जिनमें सैंपल को लोड किया जाता है ना। उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ये आपका माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। देन मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डायरेक्शन है। अब चार्ज के बिहाफ के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें ट्रैवल करेंगे, और जिसमें ट्रैवल करेंगे ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है वो पोरस होता है, इसमें छोटे ट्रैवल करते हैं। तो जो साइज है, चार्ज है, उसके बिहाफ के ऊपर हम मॉलिक्यूल्स को, मैंने जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में क्या क्या आएगा, उस कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जैसे एक तो आपका होता है चैम्बर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर या टैंक। ये नॉन कंडक्टिव कंटेनर होता है दैट होल्ड द जेल एंड रनिंग बफर एंड कंटेन द इलेक्ट्रोड। तो टिपिकली अगर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो टैंक्स होते हैं उनके अंदर एग्रोस जेल काम में ली जाती है, जिससे अपन डीएनए आरएनए को सेपरेट करते हैं। जेल इज फुल्ली सबमर्ज इन ए बफर एंड टैंक साइज वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। वर्टिकल जो टैंक्स होते हैं उनके अंदर हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने अपन प्रोटीन्स और स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेटिनम वायर के बने हुए होते हैं, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट प्लेट्स हैं, प्लेटिनम वायर के होते हैं। लगभग 0.2 मिलीमीटर डायमीटर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो जो पावर सप्लाई है वो जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी वो हम अप्लाई करते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो है वो कॉमनली 5 वोल्ट से 500 वोल्ट तक होते हैं, और डीएनए वर्क्स यूजुअली टू द 50 to 150 वोल्ट। प्रोटीन्स के लिए अपन 100 से 300 वोल्ट जो वोल्टेज आउटपुट है वो काम में लेते हैं। इसी प्रकार से जेल कास्टिंग ट्रे होती है जहाँ पे अपन कास्टिंग करते हैं। कॉम का मतलब जहाँ पे अपन वेल्स बनाते हैं। तो ए मोल्ड यूज टू प्रिपेयर एंड होल्ड द जेल, और कॉम क्या होती है, यूज टू क्रिएट द वेल्स, जहाँ पे अपन सैंपल को लोड करते हैं। तो जो गड्ढे बनाए जाते हैं वो वेल्स जो होते हैं ना वो कॉम से बनाए जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे अपन सैंपल को लोड करते हैं। कॉम की जो थिकनेस होती है वो अलग अलग हो सकती है, 0.75 mm, 1 mm, 1.5 की अलग अलग हो सकती है। वेल्स का नंबर है वो भी अपन अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
बफर कौन सा होता है वो भी आप चेक करेंगे कि आयनिक सॉल्यूशन होता है ट्रिस एसीटेट EDTA यानी कि TA बफर हो सकता है, ट्रिस बोरेट EDTA बफर हो सकता है, ये अपन काम में लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सर सुपर किस में चाहिए इनसे? दोबारा बोलिए। मुझे सिंपल किस में चाहिए? ठीक है, कुछ और चीज़ें भी आप यहाँ से नोट करेंगे कि जैसे आप एग्रोस का इस्तेमाल करेंगे, मैट्रिक्स जो है वो एग्रोस होता है, टारगेट होता है अपना DNA RNA, और सोडियम डोडोसिल सल्फेट पेज मैट्रिक्स अपना पॉलीएक्रिलामाइड होता है, अपन प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। SDS जो होता है ना, प्रोटीन की सेपरेशन में काम आता है। आइसोजाइम पेज जो है वो आइसोजाइम्स के लिए अपन काम में लेते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड का मैट्रिक्स काम में लिया जाता है। अब जैसे आप DNA RNA की बात आती है तो वो तो क्या है कि जैसे आपका साइज है, जेनेटिक मार्कर के रूप में आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो हो सकता है ना। प्रोटीन्स है, जैसे वायरस के प्रोटीन्स हैं उनका एनालिसिस है, पैथोजन के प्रोटीन्स हैं उनका पता लगाना, ये सब हो सकता है। अगर आप आइसोजाइम की बात करते हैं तो वो फिर सिमिलैरिटी जो होता है ना कि आपस में कितना ज़्यादा मैच होता है, तो टैक्सोनॉमी पर्पज है ना, जो स्ट्रैंड्स वगैरह हैं, प्रभेद होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। तो कौन सी टेक्निक हम कौन से पैथोजन या कौन से पर्पज में काम में लेते हैं ना, ये भी पूछा जा सकता है। तो SDS पेज है, ये तो क्या होता है कि बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आप प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं, सोडियम डोडोसिल सल्फेट। इसके बाद में मैटर आता है इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर क्या होता है कि एक खास प्रकार का अपरेटस होता है, एक डिवाइस है जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है ना, और गैसेस कॉन्सेंट्रेशन है, इनको अपन मेंटेन कर सकते हैं ताकि अपन को कोई माइक्रोबियल कल्चर करना हो, सेल कल्चर करना हो, टिश्यू सैंपल्स को मेंटेन करना हो, तो वो सब आराम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक कैबिनेट होता है, उसके अंदर एक हीटिंग सिस्टम होता है जिससे अपन टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। थर्मोस्टेट कंट्रोल होता है जहाँ पे अपन टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। एयर सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिससे अपन पूरे चैम्बर के अंदर जो एरेशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये इंक्यूबेशन चैम्बर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्यूबेशन चैम्बर भी बोल सकते हैं इसको, माइक्रोबियल ग्रोथ चैम्बर भी बोल सकते हो, माइक्रोबियल ग्रोथ चैम्बर। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट, इन सारी कंडीशन को अपन मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसमें काफ़ी सारी ट्रेज होते हैं, उनके ऊपर हमारे सैंपल्स को रख सकते हैं, जो भी कल्चर है, जो भी सेल्स हैं, ग्रोथ से जुड़ा हुआ वर्क है, वो सब अपन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह को। कुछ बातें जैसे कि CO2 इंक्यूबेटर जो होते हैं, गैस कंट्रोल, वहाँ पे मेनली जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो टिपिकली 5 to 10% मेंटेन की जाती है। और यहाँ पे भी अपन HEPA फिल्टर्स वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि कंटामिनेशन कम हो। तो जो एडवांस वर्जन है, एडवांस जो ऑपरेटर्स है उसके अंदर HEPA फिल्टर भी होते हैं। ऐसे BOD इंक्यूबेटर्स भी हो सकते हैं जो मतलब एम्बिएंट कूलिंग भी कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर इंक्यूबेटर्स, लो टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करने वाले इंक्यूबेटर्स भी होते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन को फिक्स करना एक प्रकार का इंक्यूबेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल जो इंक्यूबेटर है, उस जैसे आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ आपको लेना हो, यीस्ट का लेना हो, दूसरे फंजाई को लेना हो, तो अपन यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है उसको अपन काम में ले सकते हैं। CO2 इंक्यूबेटर है, मैमेलियन सेल्स, स्टेम सेल्स के कल्चर के लिए काम में लेते हैं। टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
CO2 कॉन्सेंट्रेशन 5 से 10% ही होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% या उसके आसपास होती है। बीओडी इंक्यूबेटर्स है वो अपन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। ऐसे सैकिंग होते हैं, सैकिंग का मतलब हिलाना होता है। तो लिक्विड माइक्रोबियल कल्चर अगर अपने पास होता है तो वहाँ पे जो सेल सस्पेंशन है उनको हर एक सेल को बराबर एयर मिलती रहे, उसमें अपन सेक करते हैं, एजिगेशन करते हैं ताकि एरेशन मेंटेन रहे। तो टेम्परेचर और एजुकेशन स्पीड कंट्रोल यहाँ पे मेनली अपन करते हैं। एजुकेशन का मतलब सेकिंग होता है, हिलाना होता है। ऐसे एलाइजा मीटर होते हैं, जैसे एलाइजा टेस्ट करते हैं अपन तो वहाँ पे कलर आता है, जो प्रोडक्ट है उसका कलर अपन मेजर करते हैं। तो एलाइजा के रिजल्ट्स को पढ़ने वाली जो मशीन होती है उसको अपन एलाइजा रीडर बोलते हैं। तो एलाइजा रीडर जिसको अपन माइक्रो प्लेट रीडर भी बोलते हैं, माइक्रो प्लेट फोटोमीटर भी बोलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू डिटेक्ट एंड क्वान्टिफाई बायोलॉजिकल और केमिकल इवेंट्स टिपिकली बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस, फ्लोरोसेंस, luminescence of sample in a microplate well। तो इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर एलाइजा ऐसे। तो एलाइजा के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए एलाइजा रीडर काम में लिया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि एलाइजा रीडर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एब्जॉर्बेंस को काउंट करके ये अपने रीडिंग्स देता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर ये चलता है। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं उनको ट्रांसमिट कराया जाता है, उनके एब्जॉर्बेंस को ये रीड आउट करता है। बिल्कुल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह ही इसके प्रिंसिपल आएंगे कि लाइट का जो सोर्स होता है ऊपर एक हैलोजन और जीनॉन लैंप अपन काम में लेते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है वो अपन काम में लेते हैं, जैसे 450 नैनोमीटर की लाइट अपन काम में लेते हैं। लाइट ट्रांसमिशन होता है माइक्रोप्लेट वेल में से, वहाँ क्यूवेट में से लाइट जाती है। यहाँ पे जो माइक्रोप्लेट वेल्स होते हैं जहाँ पे आपकी रिएक्शन हुई है एंटीजन एंटीबॉडी की, उसमें से जाता है। उसके बाद में डिटेक्शन होता है ना। जो आपका डिटेक्टर है वो मतलब उसको एनालाइज करेगा सैंपल में से ट्रांसमिट होने वाली लाइट को, फिर उसको वो क्वांटिफाई करके बता देगा। प्रिंसिपल बिल्कुल वही हुआ, बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर ही आधारित होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें मशीन है वो प्रोवाइड कराती है कि पर्टिकुलर लाइट के ऊपर, पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर कितना एब्जॉर्बेंस है वो होता है। तो मतलब वहाँ पे अपन क्यूवेट काम में लेते हैं। यहाँ पे एलाइजा की हमने जिन वेल्स में कराई है उन वेल्स में से लाइट कितनी जा रही है उसको एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर सारा जो रीडिंग्स है वो सब आएगा। और सैंपल के रूप में हम जो एलाइजा वेल्स है ना वो यहाँ पे काम में लेते हैं। तो जिन वेल्स में अपन ने एलाइजा कंप्लीट कराया ना उनको अपन डायरेक्टली ट्रे के रूप में यहाँ पे इनपुट करेंगे और फिर इनमें से लाइट ट्रांसमिट होकर जाती है, जिसको डिटेक्ट करके हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है एक प्रकार का, वो रिजल्ट देता है। ठीक है, देखो लाइट सोर्स अभी हमने बात की थी कि हेलोजन लाइट हो सकती है, जीनॉन फ्लैश लाइट हो सकती है, वेवलेंथ सिलेक्टर फिल्टर होता है, मोनोक्रोमेटिक फिल्टर अपन लगाते हैं, फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहिए तो फिल्टर से ही आती है वो। और प्लेट कैरियर होल्डर है जहाँ पे अपन ये वेल्स को लगाते हैं, माइक्रो प्लेट को लगाते हैं। इसमें लगभग 96 और 384 वेल्स होते हैं जिनमें से लाइट है वो पासिंग होती है। फिर डिटेक्टर है, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब जिसको अपन पीएमटी बोलते हैं, पीएमटी डिटेक्टर होता है जो ट्रांसमिटेड लाइट को पढ़ता है। फिर डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो उसको एब्जॉर्बेंस को है ना ओडी वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करके ग्राफ वगैरह बना के हमें देता है। तो ये सारा आपका जो एनालिजा रीडर है उसका हो जाएगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस हो, रिसर्च हो, फार्मास्यूटिकल या बायोटेक से जुड़ा हुआ हो, या फूड सेफ्टी या कोई भी कॉन्टामिनेशन है, जहाँ भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपन करा सकते हैं ना उनके रिजल्ट्स को अपन एनालाइजा रीडर से रीड आउट कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपको ध्यान देनी है। जैसे एनालाइजा तो एक टेक्निक हो जाएगी, एनालाइजा रीडर जो है वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो कैसे काम करता है एक बार आपने क्लास ली है, आपने चीज़ें देखी हैं तो यहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि आप चीज़ें आराम से कर लेंगे। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल यहाँ से निकालने हैं, है ना, जैसे प्रिंसिपल्स हैं, कोई रूल है,
है ना, या कोई कंसंट्रेशन है, ये स्पेसिफिक बातें होती हैं, बस वही आपसे पूछी जाती हैं। तो ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम के जो स्टैंडर्ड हैं उनसे, उनके अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही मैटर है, मतलब खूब एक्सेस में मैटर है, ज़्यादा भी नहीं एक्सेस है, बट ये भी पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी है। बैकग्राउंड नॉलेज वाइज आपको इतना पढ़ना भी चाहिए, और फिर क्वेश्चन आप लास्ट पेपर्स में भी देखेंगे तो एकदम से सुपरफिशियल क्वेश्चन है, आप कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है।